चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। तो जैसे मान लीजिए कि फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, एक्सटर्नल सोर्स है कोई भी, तो उसने ये फील्ड प्रोड्यूस किया है, और अगर इस फील्ड लाइंस के अंदर हम किसी सरफेस को प्लेस कर दें, एनी सरफेस विच हैज एरिया एस, ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो हमने जैसे एस से लिख दिया, एस या ए कुछ भी आप ले सकते हैं नोटेशन। तो ये लाइन जो इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हैंड है, तो इस हैंड में से लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए इस टाइप से जा रही हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो फोर्सेस नॉर्मली पास होंगी सरफेस में से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ। तो न्यूमेरिकली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है। तो यहां पर एक टर्म जो है वो आपके लिए नई टर्म होगी, वो एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? तो किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो सरफेस का एरिया होगा उसके इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पेज है आपके पास A4 साइज, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये इसका एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? जो नॉर्मल टू द सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो अगर हम एक नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल इस टाइप से बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो है वो एरिया वेक्टर है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, जो मेरा हैंड है, तो इसको मैंने ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, तो ये अभी एरिया वेक्टर ये होगा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो ये पेन जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा सरफेस को, तो ये जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जो होती है नॉर्मल टू द सरफेस ली जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी, इसको आप नोट करके रख सकते हो कि द एरिया वेक्टर S is directed normal to the surface, नॉर्मल टू सरफेस। एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में डायरेक्ट होता है। तो ये आपके पास आ गया। इसको अगर आप ओपन करोगे यू विल गेट E इंटू एस कोस थीटा। तो E जो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और S जो यहाँ पर वो क्या है? एरिया वेक्टर। नाउ जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, वो कैसी क्वांटिटीज होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी है, और इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो भी आप लिख सकते हो। एसआई यूनिट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम, और आगे एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ये भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, और एरिया की यूनिट्स हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट्स यहाँ से ये भी बन सकते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है। तो ये जो है यूनिट्स किसके हैं? ये यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, दैट इज ML2 T minus 2 ML1 T minus 2 force and divided by चार्ज A into T आ जाएगा इसमें, एंड जो एरिया का L स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करके आप लिख सकते हैं, यू विल गेट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस जो वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि ये तो यूनिफॉर्म फील्ड था, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, या जो इसकी जो अलाइनमेंट अगर हम चेंज करेंगे एरिया की, तो वो कैसे चेंज करेगा।
तो केस 1, जो फर्स्ट केस हम क्या लेते हैं, केस 1, इफ एरिया is held normal to applied uniform electric field। अगर एरिया को हम लोग नॉर्मली हेल्ड करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उस केस में जो एंगल थीटा है वो क्या बनेगा आपके पास। जैसे ये डायग्राम था हमारे पास, ये फील्ड लाइंस जो हैं वो मैंने मान लीजिए कि पेपर के प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एरिया को इसके नॉर्मली प्लेस करना है इस टाइप से, दैट इज द लाइंस मेक्स एन एंगल 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, ऐसे इसको प्लेस करेंगे, लाइंस अब इसको 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करेंगे। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड लाइंस हैं, तो ये पैरेलल में है, तो थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। तो व्हेन if area is held normal to the applied uniform electric field then theta becomes 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, और cos 0 डिग्री के ऊपर कितना होता है, cos 0 डिग्री के ऊपर 1। तो फ्लक्स जो है उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू एस। ठीक है, केस 2, इफ एरिया इज हेल्ड या इफ ए सरफेस इज हेल्ड टेंजेंशियल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसको टेंजेंशियली प्लेस कर दें तो जो थीटा एंगल हो कितने डिग्री बनेगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री पर कितना होता है, 0, यानी कि जो फ्लक्स है उस केस में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायग्राम से फिर से समझ सकते हैं आप इसको, कि जैसे ये फील्ड लाइंस थी इसमें विच आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो अगर हम टेंजेंशियली प्लेस करेंगे, जैसे ये एरिया टेंजेंशियली, तो ये लाइंस अभी इसको टच करते हुए जा रही हैं, तो अभी जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा इस टाइप से। तो इसका इन लाइंस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 पे कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स जो 0 हो जाएगा। केस 3, एक थर्ड केस भी होता है कि अगर जो एंगल थीटा है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो अगर 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री के ऊपर कितना हो जाता है, -1। तो वहां पर जो फ्लक्स है वो मिनिमम फ्लक्स जो है वो बन जाएगा आपके पास -E इंटू एस। ठीक है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स था, ये नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि बाय कन्वेंशन जो लिविंग फ्लक्स है सरफेस को, जो सरफेस से क्लोज सरफेस से जो बाहर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंटर्ड फ्लक्स है उसको नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। लिविंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंटर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, लिविंग फ्लक्स जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटर्ड फ्लक्स है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसको आप एक डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड लाइंस हैं इस टाइप को ट्रेवल कर रही हैं, और यहां पर मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है, क्लोज्ड सरफेस प्लेस कर दिया, एक सिलेंडर जो है वो प्लेस किया है, ये सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की 2 कैप्स आप देख सकते हैं, कैप ए और कैप बी। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस हैं ए कैप के ऊपर वो अंदर जा रही हैं सिलेंडर के, और बी कैप से बाहर आ रही हैं। तो ये एंटर्ड फ्लक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिविंग फ्लक्स हो गया। तो जब हम इस कैप का फ्लक्स निकालते हैं, जैसे ये जो कैप है, ये कैप लिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का हो गया इसमें, और जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखूंगा बी फेस का, तो एरिया वेक्टर इस कैप के नॉर्मल होगा। तो इस कैप के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, वो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एस में यहाँ पर कितना एंगल हो गया है, 0 डिग्री, और cos 0 पर कितना होता है, cos 0 डिग्री के ऊपर 1 होता है। तो इस बी फेस का जो फ्लक्स है अगर आप देखेंगे तो वो E इंटू एस पॉजिटिव फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिविंग फ्लक्स था,
बाहर जा रहा था, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इस कैप की, ए कैप की। तो ए कैप के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल इस टाइप को आएगा एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ इसमें और इस वेक्टर में कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो गया। कोस 180 डिग्री पे कितना होता है, -1। तो ये जो एंटर्ड फ्लक्स है ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा ए कैप का वो -E/S आएगा। तो ये कौन सा फ्लक्स था, ये एंटर्ड फ्लक्स था। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर हमारे पास है तो जो फ्लक्स एंटर करेगा, जो अंदर की तरफ फ्लो करेगा, बाय कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाएगा, और जो लिविंग फ्लक्स है या आउटवर्ड फ्लक्स है उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा इसमें। ओके, तो इस टाइप से 180 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा वो भी आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है केस 4। केस 4 फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे थे। अगर हमारे पास रीजन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि एक रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, कोई लाइन कहाँ जा रही है, कोई किस तरफ को जा रही है। तो यहाँ पर जैसे फील्ड लाइंस नजदीक है, यानी कि यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर फील्ड क्या है, वीक है आपके पास। और इसके अंदर हमने कोई भी एक सरफेस ले लिया है, ठीक है। तो सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली ट्रेवल नहीं कर रही। तो अब इट मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को प्लेस किया गया है। तो अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो हम स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे इसका, कोई भी एक स्मॉल सेगमेंट, इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट, ये इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट। तो इसका जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो ये ds आ गया, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एंगल जो है थीटा। तो इस स्मॉल सेगमेंट का, इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट का पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाएगा। तो वी नो दैट स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of infinite small segment ds of area। तो एरिया का जो स्मॉल सेगमेंट लिया उसका स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d5 पहले लिख लेते हैं। तो वी नो दैट E डॉट ds, तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट E डॉट ds, ठीक है। तो अब ये इतना छोटा सेगमेंट लिया आपने, इनफाइनाइट स्मॉल है, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इसको E लिख दिया गया है इसके अंदर। फिर इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें, अगर इसी तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े और कर दिए जाएं और सभी के फ्लक्स को ऐड कर दिया जाए, देन वी विल गेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। दैट इज बाय इंटीग्रेटिंग both sides we will get net electric flux, ठीक है, over whole surface। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, d5 का इंटीग्रेशन, इधर E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो d5 का इंटीग्रेशन ऑफ फाइव होता है और इधर आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा E डॉट ds फॉर होल सरफेस, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज numerically इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल। इसको रीड करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटीग्रल है कौन से वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके इक्वल होता है। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गिवन सरफेस। तो उस तरह से उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपने नोट रखना है, ठीक है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही इक्वल होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सरफेस इंटीग्रल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी यूनिट्स बताओ। तो यानी कि वो आपसे फ्लक्स की यूनिट्स पूछ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हो
कि जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर या डी एल, ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन किया था, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो वहां से इसको लिखा है। तो यहां से अगर हम डी वी लिखेंगे तो आपके पास वो E डॉट डी आर आ जाएगा, और इसको दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे देन यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज लाइन इंटीग्रल। तो ये लाइन सेगमेंट का पार्ट है, तो डीएल भी कई बुक्स में इसको लिख दिया जाता है। ओके, थैंक यू।